आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मण गायकवाड़ जी। लक्ष्मण गायकवाड़ जी मूलतः मराठी में लिखते हैं, लेकिन उनके लेखन को, उनके पुस्तक को कई भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। वो उपन्यास लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविता लिखते हैं, अपनी आत्मकथा भी लिखे हैं। साथ साथ वो वैचारिक लेखन भी करते हैं जो कई सारी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ, अखबारों में प्रकाशित हुआ और किताब के फॉर्म में भी प्रकाशित हुआ। आइए आज हम खास करके उनके वैचारिक लेखन के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मण सर, आपको मैं इस साक्षात्कार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भीम जी, मेरा भी नमस्कार। आप इस विषय पर मैं पहली बार मुलाकात दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहानियाँ बहुत लिखी है। और ये देखिए, कोई भी लेखक का तो जो होता है ना, तो वो अनुभव के सिवाय नहीं होता, यानी वो वैचारिक ही होता है ज़्यादा। यानी विचार मंथन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा अभी मैं विमुक्त घुमंतु जनजाति में काम करता हूँ, उसका संगठन चलाता हूँ, तो न जाने मुझे कितना अनुभव आया है। अलग अलग तबके हैं हमारे महाराष्ट्र में। ये विमुक्त घुमंतु जनजाति की कम से कम 50-60 जनजाति है, और इनका हर एक का अलग रहन सहन है, अलग बोली भाषा है। तो इनके अनुभव मेरे संबंध में बहुत आए हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि ये लेखन करूं, लेकिन वो किस पे बिठाना है, तो मैं कहानियाँ, कथा या पेपर के लिए लिखता था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो कहानी संग्रह था कि आज़ादी के बाद घुमंतु की आज़ादी कहाँ है, फिर गांव के बाहर के लोग, यानी गांव में जिसको नहीं रहने देते ऐसे लोग, तो ये जो कठिनाई है, तो इसके बारे में मैंने वैचारिक लेखन शुरू किया। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि एक बार मैंने बहुत बड़ी रैली औरंगाबाद में किया था, महाराष्ट्र मराठवाड़े में। क्यों किया था मालूम है क्या? तो वहाँ माती वड्डर जमात है, ये वड्डर कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते थे। वहाँ रहने के बाद हुआ क्या कि वहाँ वो कई सालों से रहते थे, लेकिन गांव में कुछ दिन डेरा डालने के बाद जो अपने साथ जो लाए हुए सुअर थे, वो सुअर पकड़ के एक दिन भून के वो गांव के बाजू में बगल में खाए, और खाने के बाद ये जमींदार के जो कुआं होता है, कुएं में पानी पीने के लिए गए। आता कुएं में पानी पीने के बाद गए, बोले तो मेरा पानी ये लोगों ने छुआ और वो अभी पानी खराब हुआ, और ये लोगों ने छू लेने से मेरा कुआं बाट गया या बेकार हो गया। तो इस बहाने उन लोगों को इतना मारपीट हुआ, गांव के 10-20 लोग आके। क्यों मारे मालूम है क्या? कि आपने सुअर खा के मेरे कुएं का पानी क्यों पिया। तो इसके बारे में मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल महाराष्ट्र टाइम्स में लिखा था उस समय, कि भगवान का अगर अवतार सुअर है, ब्रह्म का अवतार अगर सुअर है, तो हिंदू धर्म में सुअर खाने से आदमी पुण्य पाना चाहिए। फिर वो बुरा क्यों हो गया, और वो छूने से वो कुआं क्यों खराब हो गया? वो छूत अछूत के बारे में आज भी जो प्रॉब्लम है, तो आज मराठवाड़े जैसे शहर में कि सुअर खाने से कुछ ये कुआं खराब हो गया, और बकरी खाने से या मुर्गा खाने से नहीं होता, यानी वो पुण्य, यानी अमीर लोग जो खाते हैं वो ये लोग नहीं खाना है, अगर ये खाए तो खराब लोग हैं। तो ये जो ऐसा सिलसिला जो मुझे देखने में आया है, तो इसके बारे में मैंने वैचारिक लेखन किया, और वो आर्टिकल बड़ा ये रहा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे हादसे थे। उदाहरण के तौर पर आपको और बोलूं कि ढूकी गांव है, ढूकी गांव ये उस्मानाबाद में आता था, अभी उसको धाराशिव बोला जाता है। तो वहाँ पर जो पारदी लोग हैं, पारदी लोग वहाँ खेती करने लगे, और खेती में रहते रहते वो गांव में बस गए, और वो गांव में क्यों बसे, यहाँ से निकल जाओ बोल के सभी गांवों ने मार पीटा, इतना पीटा कि उसमें 5-6 लोग मारे गए।
और ये जब मैं वहाँ देखने को गया तो वहाँ पर पता चला कि ये तो बहुत अन्याय है, क्योंकि वो लोगों को खेती करने से मना कर रहे थे, गांव में रहने से मना कर रहे थे। भाई आज़ादी का देश रहने के बाद अगर गांव में उनको रहने नहीं देते, उनको पिटाते, मारपीट होती और किल्ड कर देते हैं, मार देते हैं लोगों को, बाल बच्चों को। तो ये लेके मैंने मेरी किताब वकील या पारदी, यानी वकील पारदी बोल के एक किताब मैंने लिखी। वो भी वैचारिक लेखन है, लेकिन आया वो कादम्बरी नावल के रूप में। और ऐसी कथा कहानियाँ, उदाहरण के तौर पर गुजरात में बहुत बड़ा राइट हुआ जो मुस्लिम और हिंदू के इससे, और मैं वहाँ देखने को अहमदाबाद गया, तो उसी के ऊपर भी मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा। फिर बाद में उसमें किताब में वो लाया। और इतना ही नहीं, जो मैं देखता हूँ दिन ब दिन कि ये विमुक्त घुमंतु के लोग पहले कभी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हैं। इनको बाय बर्थ क्रिमिनल, यानी माँ के पेट से बच्चा पैदा होता ही वो गुनहगार बोल के पैदा होता है, ऐसा कानून 1871 में बना। वो कानून का धाक आज भी हमारे लोगों में है, आज़ादी के बाद भी वो चल रहा है। तो यूँ क्यों चल रहा है भाई? क्यों इन लोगों को आज भी मजबूर करके हो? पुलिस कभी भी आती है, बच्चों को उठाती है, माँ को उठाती है, बहन को उठा के लेके जाते हैं और वो जेल में डालते हैं। तो इसके बारे में मैंने वैचारिक लेखन बहुत किया। और इतना ही नहीं, मेरा उच्चक का जो किताब है हिंदी में, तो वो भी तो वैचारिक ही कहानी है, क्योंकि उसको अगर मैं किताब के रूप में भी लिया होगा तो, लेकिन ये अस्तित्व वाली जिसको घटी घटना है उसी के ऊपर निर्भर है, और वो भी वैचारिक कहानी है। और ऐसा करके मैंने जो कुछ किताबें लिखा, अभी ये आज़ादी किसकी है, मैंने 2000 साल पहले की किताब लिखी है, यानी 20-25 साल पहले की किताब, कि ये आज़ादी किसकी है। भाई ये आज़ादी तो हम ट्राइबल की नहीं है, विमुक्त घुमंतु जनजाति की नहीं है, क्योंकि अगर आज़ादी होती तो हमें मारपीट क्यों होती, हमें गांव से निकाल क्यों देता है, खिदड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, मारपीट होती है। तो इसके बारे में मैंने वैचारिक कहानियाँ किताबें में लिखी है। बाद में विमुक्त घुमंतु आज़ादी कहाँ बोल के अभी हिंदी में मेरी किताब आई है। ऐसे न जाने मैंने जितने लेखन किया हूँ वो ये विमुक्त घुमंतु के सिलसिले में किया हूँ, और वैचारिक ही लेखन है। अभी मेरा दुबंग किताब है, दुबंग है, चीनी माटी के दिन है, मैं चाइना गया था, वो भी तो वैचारिक है, प्रवास वर्णन। यानी विचारधारा, मुझे क्या लगा, भारत की स्थिति किसानों की कैसी है और चाइना में लोग कैसा किसान आत्महत्या नहीं करते, फिर भारत में क्यों आत्महत्या करते। चीन तो भारत के बाद आज़ाद हुआ, फिर वहाँ का किसान कभी मरता नहीं, खा पी के मज़े में रहता है, फिर भारत में क्यों आत्महत्या होती है। इसके बारे में वैचारिक लेखन करके मैंने प्रवास वर्णन लिखा। फिर बाद में जो किल्लारी में अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, तो उसमें मैंने दुबंग बोल के वहाँ की हालत, जो अमीर लोग हैं, आमदार है, एमएलए है, मिनिस्टर है, वो कैसे आते और ग्रोसलिन लगा के कैसा रोते हैं, झूठा झूठा, कैसा बढ़िया खाना खाते हैं, और बाहर से आया वाला माल कैसा बाहर बेच देते हैं, और किस तरह से खून भी लोगों ने दे वाला इसको हॉस्पिटल को बेचा जाता है। इसके बारे में मैं दुबंग नाम की एक वैचारिक कहानी लिखी, वो भी तो वैचारिक ही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेखक अपने अपने अनुभव के जरिया ही अपनी कहानी लिखता है, या उसको इकट्ठा करके या गुंफने का काम करता है। उसको धागे से जैसा सिलाया जाता है, वैसा लेखक का साहित्य भी उसी तरह से अपने हिसाब से आता है। मैं तो जब लिखता हूँ तो कम से कम 1 साल तक मेरा अनुभव घटित होता है, और उसके बाद में उसी के ऊपर कहानी लिखता हूँ। वैचारिक लेखन लिखने से एक बात है कि मिथक कहानी लिखने से वैचारिक कहानी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि वो धरती को पकड़ के इंसान के हालत के ऊपर, गरीब के हालत के ऊपर,
किसान की हालत के ऊपर वो लिखना, यानी प्रैक्टिकल जो घट रहा है उसी के ऊपर लिखना, उसी को वैचारिक लेखन मैं मानता हूँ। और वैचारिक लेखन करने से ही लोगों के दिल को पहुँच जाता है लेखन, और वो उनको लगता है। आर्टिकल तो मैंने बहुत पेपर में लिखा है, मैगजीन में लिखा है, और बहुत अलग अलग मराठी के जो दिवाली अंक निकलते हैं उसमें लिखा है। अच्छा सर, ये बिना कहानी के सिर्फ जो सूचना और किसी विषय का विमर्श और विश्लेषण करके आपने जो वैचारिक लेखन किया है, जो किताब पब्लिश हुई है, जो मैंने आपके घर पे देखा, उसका नाम जरा हमारे दर्शकों को बता देते तो। एक तो गांव के बाहर के लोग, ऐसा एक मेरा कहानी संग्रह आया है, यानी गांव के बाहर कैसे रहते हैं। ये कहानी वाला तो है, सिर्फ और सिर्फ जो वैचारिक विश्लेषण करके। हाँ, ये विमुक्त घुमंतु की आजादी कब, हाँ, ये किताब जो है, किताब है, हाँ। तो इसके ऊपर पूरा वैचारिक लेखन है मेरा। और भी 2-3 मैंने देखा था उसमें। हाँ, वो दुबंग है, फिर ये है बुद्ध की विपश्यना है। हाँ, बुद्ध की विपश्यना है, फिर चीनी माटी के दिन है। अच्छा, ये किताबें सिर्फ मराठी में उपलब्ध है या अन्य भाषा में भी उपलब्ध है? नहीं, हिंदी में भी है। अच्छा। अभी तो पंजाबी में है, कन्नड़ा में है। वडार वेदना, ये भी वैचारिक कहानी का किताब है या लेखन है, तो वो भी तो अभी कन्नड़ा में है, अभी इंग्लिश में भी आ रहा है। हाँ, आपने अपने वैचारिक लेखन के बारे में स्वतंत्र रूप से इस साक्षात्कार में हमारे दर्शकों को बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आभारी हूँ।